के 3 चीजें पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, हिस्ट्री ऑफ योगा एंड एलिमेंट्स ऑफ योगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है ना तस्य रोगो ना जरा ना मृत्युहा प्राप्तस्य योगा अग्निमयम शरीरम। For him who has obtained our body ablaze with the fire of yoga, there is no disease, no aging, no death। ठीक है, तो जिसने भी बॉडी अब्लेज हो गई है, उसकी मतलब अंदर ज्वाला जग चुकी है योगा की आग से, तो उसके लिए कोई बीमारी नहीं है, कोई एजिंग नहीं है और ना ही उसकी मौत होगी कभी। ठीक है, इसके बाद बताया गया है योगा का मीनिंग। जो वर्ड योगा है इसको डिराइव किया गया है संस्कृत वर्ड युग से, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट। इसका मतलब होता है जोड़ना या फिर एक, और टू यूनाइट मतलब कि एकता में हो जाना। योगा इज द यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सोल विद द एब्सोल्यूट और डिवाइन सोल। तो योगा क्या होता है, यूनियन होता है इंडिविजुअल सोल का एब्सोल्यूट और डिवाइन सोल के साथ में, मतलब कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन को हम योग कहते हैं। योग also means the unification of physical, mental, intellectual and spiritual aspects of human being। तो योग जो होता है वो क्या होता है कि आपके जो फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के, किसी भी इंसान के, वो सब क्या हो जाए, यूनिफाई हो जाए, मतलब इकट्ठे हो जाए, एक साथ हो जाए। ठीक है, योग इज द साइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन्स कॉन्शियसनेस। तो योग क्या होती है, साइंस होती है जो किसी पर्सन की कॉन्शियसनेस को डेवलप करने में हेल्प करती है। ठीक है, कैसे करेगी वो हम देखेंगे आगे। इसके बाद इंपॉर्टेंस योगा की, योगा की क्या क्या इंपॉर्टेंस है देखिए यहाँ पे। फिजिकल प्योरिटी हो जाती है, आप फिजिकली प्योर हो जाते हैं। क्योर्स एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज, किसी भी तरीके की बीमारी को आप क्योर कर सकते हो और उससे बच भी सकते हो। रिड्यूसेस मेंटल टेंशन, जो आपकी मेंटल टेंशन है वो कम हो जाती है, आपको कम प्रेशर पड़ता है। ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी, आपकी शरीर में निखार आ जाता है। प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन, आपको आराम मिलता है आपकी बॉडी में। कीप्स द करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी, आपका जो बॉडी पोस्चर है वो बिल्कुल सही रहता है, जो सही पोस्चर होना चाहिए वो आपका मेंटेन रहता है। योगा कैन बी परफॉर्म्ड इजीली, तो आप योगा को बहुत आसानी से कर सकते हो। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहते हो। इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। रिड्यूसेस ओबेसिटी, अगर आप मोटे हो रहे हो तो आपका मोटापा भी कम हो जाता है इससे। इंप्रूव्स हेल्थ, इससे आपकी सेहत में भी काफी सुधार आता है। एनहेंसेस मोरल एंड एथिकल वैल्यूज, तो जो मोरल और एथिकल वैल्यूज होती है वो भी आपके अंदर बढ़ती है। फिजिकल प्योरिटी, कैसे फिजिकल प्योरिटी होती है योगा के थ्रू, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो हम क्लींस कर सकते हैं, मतलब साफ कर सकते हैं तरह तरह की योगिक एक्सरसाइजेस को यूज करके। एज पर आयुर्वेद, आवर बॉडी इज मेड ऑफ वात, पित्त एंड कफ। आयुर्वेद के हिसाब से जो हमारी बॉडी बनी होती है वो वात, पित्त और कफ से बनी होती है, और हमें हेल्दी रहने के लिए, मतलब स्वस्थ रहने के लिए जो बैलेंस है वात, पित्त और कफ का हमारी बॉडी के अंदर, वो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इसके बाद जो धोती, नोली, बस्ती, कपालभाति, त्राटक, ये सारे कुछ योगिक एक्सरसाइज हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स को हमारी बॉडी के क्लीन स्टेट में रखता है, मतलब कि साफ रखता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। इसके बाद क्योर्स एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस, योगा नॉट ओनली प्रिवेंट्स मेनी डिजीज बट आल्सो क्योर्स देम, मतलब कि बीमारियों का इलाज ही नहीं, बीमारियों का बचाव ही नहीं करता, वो बीमारियों को ठीक भी करता है योगा। वेरियस योगिक एक्सरसाइजेस इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, तो कई सारी योगिक एक्सरसाइजेस जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है उसको भी बढ़ा देती है। डिसीजेस जैसे कि ब्रोंचाइटिस, साइनसाइटिस, आर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, बैक पेन, यूरिनरी डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज कैन बी क्योर्ड बाय योगिक एक्सरसाइजेस। तो ये सारी बीमारियां, आप इन बीमारियों से बच भी सकते हो और इन बीमारियों का इलाज भी कर सकते हो थ्रू योगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कहता है रिड्यूसेस मेंटल टेंशन। योगा हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द मेंटल टेंशन, जो आपके जो दिमाग की थकान होती है उसको कम करता है योगा। प्रत्याहार, धारणा या ध्यान, ये क्या करते हैं, वाइटल रोल प्ले करते हैं मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करने में।
और आसन क्या कर सकते हो आप? मकर आसन, शवासन, शलभ आसन, भुजंग आसन, ये सारे बेनिफिशियल होते हैं स्ट्रेस और टेंशन को रिड्यूस करने के लिए। इसके बाद रिड्यूसेस ओबेसिटी एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी। ओबेसिटी इज बिकमिंग अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। ये ओबेसिटी एक दुनिया भर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। ओबेसिटी मेक्स अ पर्सन प्रोन टू मेनी डिसीज। इससे क्या होता है? व्यक्ति को बड़ी सारी बीमारियां हो जाती है। Research studies have shown that mental tension and stress could be one of the reason for obesity. Research studies के हिसाब से जो mental tension और stress है, ये एक रीजन हो सकता है obesity के लिए। तो प्राणायाम और योगिक आसन करके आप mental stress को reduce कर सकते हो और उससे क्या होगा? Simultaneously आपकी obesity भी reduce हो जाएगी। साथ के साथ आपकी जो body है वो strong और perfect भी बन जाएगी। मयूर आसन इज वन सच आसन। इनमें एक आसन क्या है? मयूर आसन है। आप ये आसन कर सकते हैं। इसके बाद योगा प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन। रेस्ट एंड रिलैक्सेशंस आर एसेंशियल्स फॉर रिमूविंग फैटिग। जो रेस्ट और रिलैक्सेशंस होते हैं जरूरी होते हैं फैटिग को हटाने के लिए, थकान को खत्म करने के लिए। रिसर्च स्टडीज हैव शोन दैट योगिक आसन्स एंड प्राणायाम रिलैक्सेस द बॉडी एंड माइंड। तो रिसर्च स्टडीज के हिसाब से जो योगिक आसन होते हैं और प्राणायाम होते हैं, इससे आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स होते हैं। पद्मासन, शवासन एंड मकर आसन आर सम ऑफ सच आसन्स। तो ये 3 तरीके के आसन हैं जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद कीप्स द करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी। योगा क्या करता है? आपकी बॉडी का जो करेक्ट पोस्चर है उसको बनाए रखता है। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आर वेरी कॉमन नाउअडेज ड्यू टू लाइफस्टाइल फॉलोड व्हिच अफेक्ट्स एफिशिएंसी नेगेटिवली। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जो होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है आज के टाइम पे। इसमें क्या होता है? आपकी जो पोस्चर है वो जिस हिसाब से होना चाहिए वैसा नहीं होता है, उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज आ जाती है, मतलब कुछ गलत चेंजेस आ जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि जो आजकल का आपका लाइफस्टाइल है, जैसे कि आप फोन में लगे रहते हो या फिर आप फोन पे बात करते रहते हो, हर समय फोन पे काम करते रहते हो, तो इससे क्या हो रहा है? आपका लाइफस्टाइल काफी खराब है। और भी बड़ी सारी चीजें होती है लाइफस्टाइल में कि आप क्या कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या जा रहे हो, आ रहे हो, तो इस सारी चीजों से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और जो हमेशा क्या कर रहा है? आपको आपकी एफिशिएंसी को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। जो आप योगा करते हैं, योगा के आसन अगर आप रेगुलरली करते हैं तो एक पर्सन को सिर्फ वो करेक्ट पोस्चर ही नहीं रहेगा, वो अपने जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है उसका भी इलाज कर सकता है। जैसे कि वज्रासन, सर्वांगासन, मयूर आसन, चक्र आसन, भुजंग आसन, इन सारे आसन को करके आप अपने बॉडी का करेक्ट पोस्चर रख सकते हैं। इसके बाद योगा कैन बी परफॉर्म्ड इजीली। योगा आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारी जो फास्ट लाइफ है आज की, हर कोई कहता है कि वो बहुत ज्यादा बिजी है, तो शायद ही कुछ टाइम रह जाता है अपने लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। योगा करने के लिए आपको बहुत ही कम जगह की जरूरत है और दूसरी चीजों के हिसाब से जिसमें ज्यादा पैसा और ज्यादा समय चाहिए होता है। इसके बाद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एक का अच्छा कंट्रोल रहता है अपने माइंड के जब वो कोई योगी एक्सरसाइज करता है और वो स्पिरिचुअल हाइट में ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। पद्मासन एंड सिद्ध आसन, इससे आपकी मेडिटेशन पावर इंक्रीज होती है। प्राणायाम इज आल्सो यूजफुल फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जो प्राणायाम होता है ये भी जरूरी होता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, मतलब कारगर होता है। इसके बाद इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी सिग्निफिकेंट एज इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बॉडी एफिशिएंटली। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी आपकी बॉडी में उतनी जल्दी आप मूवमेंट कर सकते हो बॉडी का और उतनी इफेक्टिवली एफिशिएंटली आप मूव कर सकते हो अपनी बॉडी को। मसल्स बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल एंड प्रिवेंट स्पोर्ट्स एंड अदर इंजरीज। जो मसल्स हो जाती हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल बन जाती है और इससे आपको स्पोर्ट्स और दूसरी इंजरीज नहीं होती है। चक्रासन, धनुरासन, हलासन एंड भुजंग आसन, ये सब आप कर सकते हो जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा ताकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा रिड्यूसेस ओबेसिटी। ओबेसिटी को भी रिड्यूस करता है योगा। वेरी कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, हर किसी को हो सकती है ओबेसिटी, मतलब आपके आसपास को लोगों को देख सकते हो आप, ज्यादातर के पेट निकले ही होंगे। रेगुलर योगिक एक्सरसाइजेज जैसे कि प्राणायाम और आसन, इससे ओबेसिटी रिड्यूस हो सकती है। रिसर्च स्टडीज ने भी बताया है कि जो ओबेसिटी होती है वो मेंटल स्ट्रेस और टेंशन की वजह से होती है। जो मेडिटेटिव आसन होते हैं वो इसके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है इस कंडीशन के लिए। अब आते हैं हम इम्प्रूव्स हेल्थ
इम्प्रूव्स हेल्थ, इसको हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ये आपकी जो हेल्थ है सिर्फ मेंटेन ही नहीं करके रखता है, उसको इम्प्रूव भी करता है। आपकी जो मसल्स है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और कई सिस्टम है आपके बॉडी के, जैसे कि रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, ये सब और ज्यादा एफिशिएंट बन जाएंगे, जिससे आपकी हेल्थ ओवरऑल इंप्रूव हो जाएगी। इसके बाद एनहेंसेस मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। योगा इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट डे लाइफ। योगा क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी इंसान के लिए आज के लाइफ में। आप क्या कर सकते हैं, 2 स्टेप फॉलो कर सकते हैं, संतोष, तप, एक्सेट्रा। ये वैल्यूज एनहेंस हो जाती है, और जब ये वैल्यूज बढ़ती है तो आपके जो एथिकल और मोरल वैल्यूज हैं ये भी बढ़ जाती हैं। An individual can attain perfect health and lead a content life by performing yoga exercise daily. कोई भी इंडिविजुअल अपनी हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ और लाइफ को अटेन कर सकता है अगर वो योगा एक्सरसाइज को डेली करेगा। इसके बाद आते हैं हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं योगा की। एविडेंस बताते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ योगा है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, 3300 टू 1300 BC। और योग को मेंशन किया गया है उपनिषद और महाभारत और रामायण में भी। जो महर्षि पतंजलि थे उन्होंने योग सूत्र दिया था 147 BC के अराउंड। इसके बाद योगा इंडियन हेरिटेज कैसे है, योगा एज एन इंडियन हेरिटेज, ये हम कह सकते हैं ऑथेंटिकली जो हिस्ट्री है योगा की वो उतनी पुरानी है जितनी की इंडिया की हिस्ट्री है। जो योगा है वो मेन एलिमेंट रहा है इंडियन कल्चर का एंशिएंट पीरियड से ही, जैसे कि प्री वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, उपनिषदिक पीरियड, एपिक पीरियड, सूत्र पीरियड, स्मृति पीरियड, मेडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। तो प्री वैदिक पीरियड, द एक्सकवेशन of Mohenjo-daro and Harappa in Indus Valley reveals that yoga was practiced in some form at that period. तो आप देख सकते हैं इमेजेस हैं कुछ, ये जब मोहनजोदारो हड़प्पा था उस टाइम की इमेजेस हैं। और इसके अंदर जो हमारे को मिले हैं वो बिल्कुल आइडल, स्टैचूज और सील्स जो मिली हैं उस समय, उसमें बड़े सारे वेरियस योगिक पोस्चर दिखाए गए हैं। तो इसका मतलब उस टाइम से ही योगा था। इसके बाद वैदिक पीरियड्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स योगा के जो डेवलप हुए थे बाद के टाइम पे वो हम वेदास में देख सकते हैं। योगास और योगा एंड योगीज आर नॉट यूज्ड इन वेदास, ये वर्ड्स यूज नहीं करे गए हैं, बट युंजेत यूज किया गया है ऋग्वेद में, जो हमें आइडिया देता है योगा के लिए, सेंस कंट्रोल के लिए। उपनिषदिक पीरियड में जो रियल बेसिस योगा का है वो आप देख सकते हो उपनिषद में। प्राण एंड नादीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो डिस्कस किए गए हैं उपनिषद के अंदर। कई सारी योगिक प्रैक्टिसेस और उनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स मेंशन किए गए हैं उपनिषद में, जैसे कि कठोपनिषद में आप देख सकते हैं ताम योग मिति मन्यन्ते स्थिर राम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्ता भक्ति योगो ही प्रववाप्यो। तो उसमें भी आप देख सकते हैं इसमें नादी और प्राण का उपयोग किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं एपिक पीरियड। रामायण एंड महाभारत आर द वाइटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। तो आप रामायण और महाभारत में देख सकते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको योगी प्रैक्टिसेस के बारे में जो उस समय उस पीरियड में यूज की गई थी। भगवत गीता भी डील करता है 3 पार्ट से योगा के बारे में, जो कि है ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। जैसे कि श्री भगवान उवाच, मतलब कि हमारे कृष्ण बोलते हैं लोके अस्मिन्निधि विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नत्य ज्ञान योगेन सारम व्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो इसमें देखिए जो कृष्ण जी हैं वो बताते हैं 3 तरीके के योग होते हैं जिससे इंसान स्पिरिचुअल हाइट्स अटेन कर सकता है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। इसके बाद सूत्र पीरियड। महर्षि पतंजलि गेव योगा सूत्र अप्रोक्सीमेटली इन 147 BC। तो जो महर्षि पतंजलि थे उन्होंने योगा सूत्र दिया था 147 BC के अराउंड। योगा सूत्र इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स।
ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया योगा सूत्र को। महर्षि पतंजलि ने डिस्क्राइब किया था अष्टांग योगा को और 8 लिम्स ऑफ योगा को। जो स्क्रिप्चर से रिलेटेड है बुद्धिज्म और जैनिज्म से, वो रिवील करते हैं कि जो योगा क्या था, मेन पार्ट था लाइफ का लोगों की। ठीक है, इसके बाद आता है स्मृति पीरियड। स्मृतिज वर रिटन टिल अबाउट 1000 AD। तो स्मृतिज कब लिखी गई थी? 1000 AD तक ही लिखी गई थी। इस पीरियड में हम देखते हैं कई सारे बदलाव हुए, आइडियाज हैं, बिलीफ्स हैं, वर्शिप और कस्टम्स हैं। जो प्राणायाम और दूसरे प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स थी, इनका इस्तेमाल कई और रिलीजियस रिचुअल्स में भी किया जाता था। इसके बाद मेडिवल पीरियड में क्या हुआ? ड्यूरिंग दिस पीरियड द 2 कल्ट्स, नाथ कल्ट एंड भक्ति कल्ट, वेरी फेमस। ये 2 कल्ट उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस थे। जो हठ योग था वो इवॉल्व हुआ और बहुत ज्यादा पॉपुलर था नाथ कल्ट में। जो सेंट्स है इस पीरियड के, वो योगा को फॉलो करते थे। इसके बाद मॉडर्न पीरियड आया। जो स्वामी विवेकानंद, योगानंद, महर्षि रमन, श्री औरोबिंदो, इन्होंने बहुत ही बड़ा रोल है, इनका इंपॉर्टेंट रोल है योगा को स्प्रेड करने में इंडिया के बाहर। योगाचार्य BKS Iyengar, Baba Ramdev has inspired millions of Indians and foreigners to use yoga to make them healthy and release mental stress and tension. तो इन सब ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है इंडिया के और फॉरेनर्स को कि वो योगा को यूज करें और खुद को हेल्दी, सेहतमंद रखें और मेंटल स्ट्रेस और टेंशन को भी रिलीज करें। मॉडर्न पीरियड में आपको पता होगा कि जो 69 सेशन हुआ था UN जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क में 27 सितंबर 2014 को, तब PM ऑफ इंडिया ने अर्ज किया था कि हमें इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि दुनिया भर में शांति रहे और एकता रहे। तो 21 जून को डिक्लेयर कर दिया गया इंटरनेशनल योगा डे यूनाइटेड नेशन के थ्रू, और पहला इंटरनेशनल योगा डे जो सेलिब्रेट हुआ था वो 21 जून 2015 को हुआ था और ये अब हर साल मनाया जाता है। एलिमेंट्स योगा के देखते हैं। इनके एलिमेंट्स के नाम है यम, नियम, आसंस, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, यम को एथिकल डिसिप्लिन कहते हैं, नियम को सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, आसन आपके पोस्चर हो गए, प्राणायाम ब्रेथ कंट्रोल हो गया, प्रत्याहार सेंस विड्रॉल हो गया, धारणा कंसंट्रेशन। जो हमारा यम है, यम के अंदर भी आते हैं पार्ट्स, अहिंसा, कॉजिंग नो हार्म टू एनी लिविंग थिंग। ठीक है, किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जो परेशानी है, ईर्ष्या है, किसी को आप चिढ़ते हो किसी से, या गुस्सा है, ये सारे वायलेंट इमोशंस हैं और इनका आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ये इमोशन आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आपको उसे खत्म कर देना चाहिए। सत्य, जो ट्रूथफुलनेस, मतलब आपको हमेशा सच बोलना चाहिए हमारे थॉट्स में, स्पीच में और डीड्स में। मतलब कि आप जो सोच है, बोल रहे हो और जो कर रहे हो, तीनों में आपकी सच्चाई दिखनी चाहिए और हमें किसी को भी गलत तरीके से नहीं बोलना चाहिए या ऐसे कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो। अस्तेय, ये क्या होता है? नॉन स्टीलिंग, आपको कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी भी दूसरे के ऑब्जेक्ट, पैसा और विचार अपने बेनिफिट के लिए यूज करने को हम स्टीलिंग बोलते हैं और इससे बचने को हम कहते हैं अस्तेय। इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य, अपनी एनर्जी को बचाए रखना और अपनी एनर्जी सिर्फ इंडिविजुअल और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज करना, ना कि प्लेजर के लिए यूज करना, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। फिर आता है अपरिग्रह, नॉन पोजेसिवनेस, नॉन ग्रेस्पिंग और नॉन ग्रीडीनेस। ठीक है, ना ही आपको किसी चीज के लिए पागल होना है, ना ही आपको हर चीज इकट्ठी करते चले जाना है, ना ही आपको लालच करना है। तो अपरिग्रह रिफर करता है कि आप अपनी डिजायर जो है पोजेशन के लिए सिर्फ उतने तक रखो जो आपके लिए जरूरी है। जैसे कि आपको खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, तो जरूरत के हिसाब से खाना खाओ और पानी पियो, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज मत करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड एलिमेंट पे योगा के, जो कि होता है नियम। नियम के अंदर आता है शौच और इसके क्या होता है? प्यूरिफिकेशन इंटरनल ऑर्गन्स की, एक्सटर्नल बॉडी की और मेंटली। सत्कर्मास परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि प्यूरिफिकेशन हो सके इंटरनल ऑर्गन्स की, बॉडी की। और ये सत्कर्मास जो 6 क्रियाज है वो क्या है? नेति, धोती, कपालभाति, नौली, त्राटक, बस्ती।
शौच के बाद आता है, शौच में आप देख सकते हैं कुछ आपको फिगर्स दिखा रखे हैं, नेति, धोती, अग्निसार धोती, नौली, त्राटक, कपाल। इसके बाद देखते हैं जो नियम के अंदर आता है, दूसरा आता है संतोष। आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फाई रहना चाहिए। तब टू एंड्योर द डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इजीली इन अचीविंग द गोल। आप क्या कर सकते हो, जो मुश्किलें हैं उनका सामना या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उनको आप इजीली सामना कर रहे हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। सत्या, इसको कंसिडर किया जाता है स्टडी ऑफ टीचिंग और स्क्रिप्चर्स। ठीक है, तो आप अगर स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो तो उसे सदव्य कहते हैं और सेल्फ स्टडीज में प्रिफर की जाती है। इसके अंदर क्या होता है, इट आल्सो मीन इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ स्टडी बाय आस्किंग क्वेश्चंस। इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ स्टडी भी कहते हैं इसे। सेल्फ स्टडी कैसे, आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी जिंदगी का एम क्या है, मकसद क्या है। ऐसे क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और इससे आपको बहुत कुछ मिलता है सीखने को। ईश्वर प्रणिधान, टू डेडिकेट ऑल द डीड्स टू गॉड। जो भी आप करते हैं वो सब कुछ भगवान के नाम कर रहे हैं और आप सरेंडर कर रहे हो भगवान को, अपने प्राइड, ईगो और दूसरी इंप्योरिटीज को माइंड से निकाल के। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर में जाके बैठ जाओ, कहने का मतलब ये है आप अपना काम कर रहे हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है, गलत हो रहा है, वो सब भगवान को सौंप रहे हो। ठीक है, इसके बाद आसन। आसन मीन्स पोजिशन और पोस्चर ऑफ बॉडी। तो किस तरीके से आपकी बॉडी पोजिशन होती है, पोस्चर होता है, उसे हम आसन कहते हैं। इट आल्सो मीन्स टू सिट इन इजी पोस्चर। इसका मतलब ये भी होता है कि आपको बैठना है आसान से पोस्चर में। ये स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज होती हैं जो परफॉर्म की जाती है बॉडी को फ्लेक्सिबल, एजाइल और यंग रखने के लिए। इसके बाद प्राणायाम, ये कंट्रोल होता है ब्रीदिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करने को हम बोलते हैं प्राणायाम। इसका मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएट कंट्रोल हो रहा है आपके इनहेलेशन पे और एक्सहेलेशन पे। आप सांस को अंदर लेते हो उसे इनहेलेशन बोलते हैं और सांस को बाहर निकालते हो उसे एक्सहेलेशन बोलते हैं, और इस चीज पे कंट्रोल को आप बोलते हो प्राणायाम। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड एनहांसेस द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड लंग्स। तो ये क्या करता है, मदद करता है आपको ताकि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेगुलेट रहे और फंक्शन जो है हार्ट का और लंग्स का वो एनहांस हो सके, बढ़ सके। और ये करता है लॉन्गेविटी भी प्रोवाइड करता है आपकी लाइफ को, आपकी जो उम्र है वो भी बढ़ जाती है। प्रत्याहार, कंट्रोल ओवर सेंसेस पर अब रेस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं जो भी मेंटल कंसंट्रेशन को हिंडर कर रहे हैं। जो जरूरी है वो आप तक पहुंच जाएंगे सिग्नल, वरना मेंटल कंसंट्रेशन को जो भी हिंडर करते हैं बगैर बात के, वो आप उनसे अलग हो जाते हैं। देख सकते हैं आप अपने सेंसेस नहीं है, आप अलग हैं, आप अलग हैं इन सेंसेस से। और ये सेंसेस जो है, मेंटल सेंसेस या इंद्रियां, ये एक्सपीरियंस करती हैं बाहर की चीजें और अंदर की चीजें जो आपके नहीं है, आप इन सब से अलग हो। ठीक है, इसके बाद धारणा, ये क्या होता है, कंसंट्रेशन का माइंड का एक फोकल पॉइंट पे। इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज व्हिच इनेबल्स अ योगी टू गो अहेड टुवर्ड्स ध्यान एंड समाधि। तो ये माइंड का कंसंट्रेशन होता है एक फोकल पॉइंट पे। आप क्या कर सकते हो, आप एक मोमबत्ती जलाकर उसके सामने बैठकर उसकी तरफ देख सकते हो, बैठ के उसकी जो वो जल रही होगी, आग जल रही होगी, उसको आप देख सकते हो लगातार, और इससे आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा और इससे आप ध्यान और समाधि की तरफ बढ़ सकते हो। फिर आता है ध्यान। ध्यान क्या होता है, कंप्लीट कॉन्स्टेंसी होती है और कंसंट्रेशन होता है माइंड का। इससे आपका माइंड बिल्कुल कंसंट्रेटेड रहता है और बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, जैसा होता है वैसे ही रहता है, पूरा कांस्टेंट एक तरीके से शांत हो जाता है, बिल्कुल उसके अंदर कोई थॉट नहीं रहता। समाधि, जो आप ध्यान करते रहते हैं, एक टाइम आता है कि आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है और उसको बोलते हैं हम समाधि। इसको हम कहते हैं चेकिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल इंपल्सेस ऑफ माइंड। अगर माइंड में किसी भी तरीके की इंपल्स आ रही हैं तो आप उसे रोक सकते हो या फिर खत्म कर सकते हो बिल्कुल ही। ध्यान के टाइम पे जब सेल्फ अवेयरनेस की डिसअपीयरेंस हो जाती है, आपको अपने का होश नहीं रहता, तो योगी अटेन कर लेते हैं समाधि की स्टेज, और इससे क्या होता है, आप डिवाइन प्लेजर को एक्सपीरियंस करते हो। आसन्स में सबसे पहले मीनिंग ऑफ आसन्स,
एक ऐसी पोजीशन होती है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेडी होती है और कंफर्टेबल होती है। आसन्स के अंदर बॉडी को इस तरीके से रखा जाता है अलग-अलग पोजीशन में कि जो एक्टिविटी है ऑर्गन्स और ग्लैंड्स की बॉडी के, वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट और फाइनली इंप्रूव करें हेल्थ को, माइंड की और बॉडी की। इसके बाद क्लासिफिकेशन आसन्स की किस तरीके से होती है, मेडिटेटिव आसन्स, रिलैक्सेटिव आसन्स, कल्चर और करेक्टिव आसन्स। इनमें से जो मेडिटेटिव आसन्स होते हैं, ध्यान के आसन्स होते हैं, इससे मेडिटेशन पावर इंक्रीज होती है किसी भी इंडिविजुअल की। जैसे कि इसके एग्जांपल्स है पद्मासन, सिद्धासन, गोमुखासन, वीरासन एक्सेट्रा। उसी तरीके से जो रिलैक्सेटिव आसन्स होते हैं, ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, ये फैटिग खत्म करते हैं आपकी बॉडी से और इंडिविजुअल फिजिकली और मेंटली रिलैक्स होता है। इसके एग्जांपल है शशांक आसन, शव आसन, मकर आसन एक्सेट्रा। जो कल्चरल और करेक्टिव आसन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं और सिस्टमाइज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज को बॉडी के। और तीसरे होते हैं हमारे कल्चर और करेक्टिव आसन्स, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं और सिस्टमाइज करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज को बॉडी के, और फाइनली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। ठीक है, इसके एग्जांपल्स होते हैं शीर आसन, सर्वंग आसन, मत्स्य आसन, हल आसन, भुजंग आसन, चक्रासन एक्सेट्रा। आगे चलते हैं, फिर हम इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन आसन्स की हम जैसे करिए मेडिटेटिव आसन्स। यहाँ पे क्या मैंने आपको फिगर दिखा रखी है तीनों आसन्स की। पद्मासन देखिए ध्यान में लगा रखे हैं, आंखें बंद है इसमें। शशांक आसन इस तरीके से लगाते हैं, शीर आसन इस तरीके से लगाते हैं। इन सब के बारे में मैं आपको बाद में फ्यूचर में बताऊंगा अगली वीडियोस में। अभी आपको मैं मतलब मैं इसके लिए अलग सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, एक योगा और आसन्स की, तो वो भी आप देख सकते हैं फ्यूचर में। अभी मैं सिर्फ आपको इस कोर्स के लिए करा रहा हूँ, तो इसमें अभी मैं इतना ज़्यादा डेप्थ में जाऊँगा। फिर इंट्रोडक्शन टू प्राणायाम। जो मीनिंग होता है प्राणायाम का, ये दो शब्दों से बना होता है, प्राण प्लस आयाम। इसका मतलब होता है वाइटल लाइफ फोर्स और कंट्रोल, मतलब कि कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ प्राण को ही प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, पार्ट्स प्राणायाम के तीन होते हैं, पूरका, रेचका और कुंभका। ठीक है, इनहेलेशन को हम कहते हैं, जब आप कहते हैं सांस अंदर ले रहे हो, वो होता है ब्रीदिंग इन, इसमें आपकी चेस्ट एक्सपेंड होती है और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सहेलेशन जो रेचका होता है, वो ब्रीद आउट होता है, इसमें आपकी चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है और डायफ्राम रिलैक्स होता है। इसमें तीसरी जो होती है कुंभका, इसमें आप अपनी ब्रेथ को रिटेन करके रखते हो। दो तरीके के होते हैं, इंटरनल में आप ब्रेथ को रिटेन करते हो कंप्लीट इनहेलेशन के बाद में, एक्सटर्नल में आप ब्रेथ को रिटेन करके रखते हो कंप्लीट एक्सहेलेशन के बाद में। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ प्राणायाम भी, सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, प्लवनी प्राणायाम और मोक्ष प्राणायाम। इन सब के बारे में भी मैंने आपको बताया कि मैं अलग सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो उसमें मैं ये भी सारा डिस्कस करूंगा एक एक करके। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा इंट्रोडक्शन टू मेडिटेशन। मीनिंग ऑफ मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन एक प्रोसेस होता है कंप्लीट कॉन्स्टेंसी माइंड का। पतंजलि के हिसाब से जो कंसंट्रेशन है किसका, चित्त, माइंड का वृत्ति पे, इंपल्स विदाउट एनी डाइवर्जेंस, इसको हम ध्यान बोलते हैं। जब किसी चीज पर आपका ध्यान होता है, मतलब किसी चीज पर आपकी नजर होती है काफी देर तक, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इधर उधर देखे, तो उसे आप ध्यान कहते हो। एक स्टेज होती है जब परसेप्शन डायरेक्टली स्टार्ट होता है, मतलब आपने देखा और आपको समझ में आ जाएगी चीज, तो उसे बोलते हैं रियल ध्यान अवस्था। ध्यान कोई प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन ये क्या है, स्टेज है माइंड की, जैसे कंटिन्यूस डायनामिक कॉन्शियसनेस रहती है बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, मतलब आपकी अवेयरनेस रहती है बिना किसी रुकावट के। उसके बाद आता है शत कर्माद और शुद्धि क्रियाद। इसका इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा कि किसी भी मशीन की तरह ह्यूमन बॉडी को भी इंटरनल और एक्सटर्नल क्लीनलीनेस की जरूरत होती है। जो क्लीनलीनेस होती है इंटरनल ऑर्गन्स की हमारी बॉडी की, इसको हम करते हैं 6 एक्शन से, शत कर्मा से। ठीक है, इसमें होती है नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति। इसके बाद आता है आपका, ये आपको फिगर्स में दिखा रखा है कि किस तरीके से करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा ये सब चीजें भी। फिर आता है फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स आसन और प्राणायाम के, मैं आपको सारे डिस्कस करूंगा, आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। अभी मैं आपको 3-4 जरूर बता देता हूँ। ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को स्लो करता है, एक्सरसाइज टॉलरेंस को इंक्रीज करता है, और इससे डीपर लेवल फिजिकल रिलैक्सेशन का होता है। अच्छा होता है लोगों के लिए जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है, मसल टेंशन भी रिड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो प्रिवेंशन मैनेजमेंट कॉमन लाइफस्टाइल डिसीज। जो मॉडर्न एज होता है, हर कोई इंडल्ज है सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, ऐसे लाइफस्टाइल में जहाँ पे वो अपनी हेल्थ का ध्यान ढंग से नहीं रख रहे हैं, कोई भी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स नहीं है और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं। इस वजह से क्या हो रही है, कुछ लाइफस्टाइल से कुछ डिसीजेज हो रही हैं जिनको बोलते हैं ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बैक पेन, अस्थमा। ये सारी डिसीजेस को हम कहते हैं कॉमन लाइफस्टाइल डिसीजेज। ठीक है, और ये डिसीजेस किसकी वजह से हो रही हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल खराब है, डाइट खराब है, एनवायरनमेंट खराब है, इसकी वजह से हो रही है। जब आप इन तीनों चीजों को ठीक करोगे अपने, तो आपका ये डिसीजेस सुधर सकती हैं। इनमें से मैं आपको सारी डिसीजेस के बारे में नहीं बताने वाला,
और सब कुछ नहीं बताने वाला, बेसिकली मैं बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगा ये सब चीजें, आप पॉज करके देख पढ़ सकते हो अच्छे से। ओबेसिटी क्या होता है? जब एक्सेस फैट भर जाता है आपकी बॉडी में और इससे बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है। और ओबेसिटी को मतलब आप देख सकते हो बीएमआई को चेक करके, बीएमआई का मेथड में आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेट और हाइट का रेशियो है, हाइट के हिसाब से वेट आपका इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे डिवाइड कर रखा है अंडर वेट, ओके, ओवरवेट, फैट, वेरी फैट के हिसाब से। इसके बाद आप देख सकते हैं बीएमआई निकालने का मेथड है बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई आपका वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट होना चाहिए, वेट हमेशा केजी में और हाइट मीटर्स में। तो अगर आप बीएमआई निकालते हो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो, नीचे टेबल दिखा रखे हैं अंडर वेट का क्या होगा, नॉर्मल वेट का क्या होना चाहिए। तो ये बीएमआई होंगे, सबके इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि आप कैसे हो, आपकी वेट कैसे है, ओबेसिटी है आपको कि नहीं। अगर आप ओबेसिटी क्लास 1, 2 या 3 में है तो आपको डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। इवन आप ओवर वेट भी हो रहे हो तो भी आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद प्रिवेंशन ओबेसिटी को कैसे कर सकते हैं? एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल से। एक्सरसाइज और डाइट से आप अपनी ओबेसिटी को प्रिवेंट कर सकते हो, मतलब बच सकते हो उससे, ना नहीं हो पाएगी आपको ओबेसिटी। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, गेम्स और स्पोर्ट्स रेगुलरली खेलने चाहिए, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, और फैटी फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, जंक और फास्ट फूड्स को भी अवॉइड करना चाहिए, ओवर ईटिंग भी अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद आपको लगातार नहीं खाना चाहिए, और रिच कार्बोहाइड्रेटेड फूड्स को भी आपको क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। इसके मील्स को स्किप नहीं करना है आपको, लो कैलोरी डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग्स को भी अवॉइड करना चाहिए, और इनटेक और कंजप्शन ऑफ कैलोरीज को बैलेंस करना चाहिए। जितना आप लेते हो और जितना आपकी कैलोरीज कंज्यूम होती है वो आपकी बैलेंस होनी चाहिए। अगर ऐसा होएगा तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, आपको मैंने बताया डाइटिंग और फिजिकल एक्टिविटी से आप इन्हें मैनेज कर सकते हो। और इनमें से कुछ और भी मेथड्स दिखा रखे हैं यहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट एरोबिक एक्सरसाइजेस हो गई, एंटी ओबेसिटी मेडिसिन होती हैं, इनको आपको डॉक्टर की गाइडेंस में लेनी चाहिए क्योंकि इसके बड़े सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। सर्जरी आपकी बेरिएट्रिक होती है और वेट लॉस सर्जरी होती है। रिकमेंड किया जाता है इंडिविजुअल जिनकी बीएमआई 40 से ज़्यादा होता है। एक में क्या करते हैं, साइज ऑफ इंटेस्टाइन को रिड्यूस कर देते हैं जिससे फूड एब्जॉर्प्शन हो जाता है कम, और लिपोसक्शन होते हैं दूसरी तरीके की, दो तरीके की सर्जरी होती है। इसके बाद आता है डायबिटीज। ये इंसुलिन जो हमारी बॉडी में होता है कंट्रोल करता है लेवल ऑफ शुगर को ब्लड में। जब बॉडी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस करती है या इंसुलिन सही से वर्क नहीं करती तो उसे हम बोलते हैं डायबिटीज। दो तरीके के टाइप्स होते हैं इंसुलिन डायबिटीज के। एक में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती बन के, एक में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होती है। बाकी आप चीज़ें पढ़ सकते हैं इसमें से। कुछ कॉमन सिम्टम्स दिखा रखे हैं डायबिटीज़ के। फीलिंग टायर्डनेस की आती है, यूरिन आपको बार बार करना पड़ता है, ब्लड विजन हो जाता है, इस तरीके से और भी है। इसके बाद प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं डायबिटीज़ की? रेगुलर एक्सरसाइज से, एक हेल्दी वेट को मेंटेन करके, सेचुरेटेड फैट के इंटेक को रिड्यूस करके, रिच कार्बोहाइड्रेटेड फैट को अवॉइड करके, और हेल्दी फूड्स को ईट करके, स्मॉल पोर्शन ऑफ मील्स को ईट करके। और मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज कैसे कर सकते हो? बैलेंस डाइट को ईट करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके, हेल्दी वेट को मेंटेन करके। ये सब चीज़ों से आप अपनी डायबिटीज को मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा आप अच्छी नींद लो, स्ट्रेस को मैनेज करो, रेगुलर मेडिसिन लो, ये सब चीज़ें करके आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हो। फिर आती है एक और ख़तरनाक बीमारी, हाइपरटेंशन। ये क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है 120/80 IM पर जी आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है किसी एडल्ट पर्सन का। और अगर इससे ज़्यादा होता है तो आपको बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की। यहाँ पे प्रिवेंशन आप किस तरीके से कर सकते हैं? लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने, और एक्सरसाइज स्पोर्ट्स एक्टिविटी करके, ओबेसिटी को रिड्यूस करके, प्रॉपर डाइट लेके, स्ट्रेस रिलीव करके, मेडिसिन लेकर, ये भी डॉक्टर की गाइडेंस में। बैक पेन फिर एक और प्रॉब्लम होती है, कॉमन प्रॉब्लम है पूरी दुनिया भर में, और ये बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स और नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, और इसमें भी तरह तरह के होते हैं, ये भी आप देख सकते हो अपने आप। इसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करके आप इसे रिड्यूस कर सकते हो, और अप्रोप्रिएट बॉडी वेट को मेंटेन करके, प्रॉपर सिटिंग पोस्चर को बना के, इसके अलावा प्रॉपर स्टैंडिंग पोस्चर को बना के, लिफ्टिंग, अवॉइड लिफ्टिंग हैवी वेट, ये सब करके आप बैक पेन को प्रिवेंट कर सकते हो। लंबर सपोर्ट बेल्ट का इस्तेमाल करके, कोई भी स्मोकिंग ना करके। हाँ बिल्कुल, स्मोकिंग से भी आपकी बैक पेन होता है, तो स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप बेड और स्लीप लेट रहे हो बेड पे या फिर सो रहे हो तो आपको इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि आपको बैक को रिलैक्स मिले और रिलीफ मिले। तो और सेंस एक्टिविटी से रिफ्रेन अवॉइड करनी चाहिए। ऑब्जेक्ट को मूव करना और लिफ्ट मतलब उठा रहे हो आप उसे या मूव कर रहे हो तो उसे प्रॉपर्ली करना चाहिए। इसके बाद मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो बैक पेन की? हीट थेरेपी से कर सकते हो, इससे पेन रिड्यूस हो जाएगा। होत बात क्या करती है? अच्छा रिजल्ट लेती है। कोल्ड कंप्रेशन थेरेपी होती है, मसाज,
इसके अलावा मेडिकेशन कर सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइज, सर्जरी, दूसरी थेरेपी।